हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टॉपिक से होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिए और बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते उसे तानिया ने उसे उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। मैंने कल तुमको अपना लंच दिया था तो आज तुम मुझे अपना लंच दो। तो ऐसे टाइप का जो सोच होता है, तो ये लॉरेंस कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो सोच है, नूर का जो नैतिक विकास है, ये किस स्टेज में है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा लॉरेंस कोल्सबर्ग का 3 स्टेज है और सब स्टेज के 2-2 सब स्टेज हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल 6 सब स्टेज है, जो कि पहला सब स्टेज है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। और हर एक अवस्था के 2-2 सब स्टेज हैं, तो आपको इसे अच्छे से देखना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से पूरे ब्रीफ में पूरा एकदम डिटेल में मैंने बताया है कि इसमें क्या क्या है, बच्चों की सोच कैसे बढ़ती है, नैतिक विकास का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ऐसे मैंने अच्छे से सब में बताया है, आपको देखना चाहिए वो वीडियो। अब भी देखिए यहाँ पे जो साझा करने के लिए कहा, जब बच्चे की ऐसी सोच होती है कि मैंने तुम्हें दिया तो तुम भी मुझे दो, मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ करूँगा तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो, ठीक है। तो इस टाइप का जो सोच होता है उसे हम आदान प्रदान की सोच कहते हैं। और ये किस लेवल में होता है? परंपरागत अवस्था में होता है, कन्वेंशनल स्टेज में होता है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर है वो 4 है, ठीक है। यहाँ का मेरा आंसर 4 होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं के बारे में जन सामान्य की क्या अवधारणा है? तो समाज में जो प्रारूपिक विशेषताएं के बारे में जो कॉन्सेप्ट चला हुआ होता है लिंग के बारे में कि महिला को सिर्फ घर में ही काम करना चाहिए और पुरुष को बाहर कमाने जाना चाहिए, तो इस टाइप की जो हम एक भूमिका बांध के रखे हैं समाज में, इस टाइप की जो हम सोच बना के रखे हैं, कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है, तो इस टाइप की प्रक्रिया को हम रूढ़िवादी कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादी, जो कि लिंग के आधार पर एक सोच बनी हुई है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है हमारे समाज में, और इसे हम जेंडर रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़िवादी सोच वो होता है जो वो अच्छा सोच हो या बुरा सोच हो, लेकिन जो पूर्व से मतलब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज से चली आ रही है वो सोच। अगर वो लिंग के बारे में सोच है तो वो जेंडर रूढ़िवादी होगी, अगर वो जाति के बारे में सोच है तो वो जाति रूढ़िवादी होगी। मतलब जिस तरह की सोच आते जा रही है उस तरह की रूढ़िवादी होती जाएगी। और गलत ये नहीं है कि रूढ़िवादी सिर्फ गलत ही होते हैं, बहुत सारे सही है, बहुत सारे गलत है। ये सिचुएशन के आधार पे हम बता सकते हैं। जैसे जेंडर रूढ़िवादी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत सारे लिमिटेशन लगा देते हैं, बहुत सारे बंधित लगा देते हैं कि हाँ महिलाएं सिर्फ यही काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती हैं, पुरुष को बाहर जाके कमाना होगा। तो इस टाइप की जो सोच है वो जेंडर रूढ़िवादी में आएगी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के काम करने लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो हम देखते हैं अभी हमारे बहुत सारे साहित्य में या हम बच्चों को ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं जिसमें हम पुरुष को घर का काम करा रहे हैं और महिला बाहर जाती है, कमाती है, कुछ साहसी कार्य करती है, कुछ अच्छे कार्य करती है।
तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो समाज में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो रूढ़िवादी का जो सोच बना हुआ है, उसको हम बच्चे के दिमाग से हटा सकें कि नहीं, अब महिला बाहर जाके काम कर सकती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। हम किसी के लिए एक भूमिका नहीं बांध के रखे हैं, एक रोल बांध के नहीं रखे हैं कि महिला सिर्फ यही करेगी, पुरुष सिर्फ यही करेगा। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम वो सोच को, जो रूढ़िवादी सोच है, उसको समाप्त कर सके। और मेरा ये दूसरा ऑप्शन होगा, यह जेंडर रूढ़िवादी सोच को समाप्त करता है। अब देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे का निष्पादन मतलब होता है हेल्प, के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जब बच्चों को जितना हेल्प चाहिए उतना ही हेल्प करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इसे हम पाठ ढांचा बोलते हैं। जैसे हम अगर कोई ढांचा बनाते हैं तो हम वो ढांचा को तब तक ही सपोर्ट करते हैं जब तक वो बन ना जाए। जब वो बन जाता है ढांचा तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो वही होता है बच्चों का, बच्चों को जब तक ज़रूरत है तब तक ही, और जितना ज़रूरत है उतना ही हेल्प करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर है मेरा 3। अब देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आपको समझना चाहिए, हमेशा आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं एक बार इसे बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, अब इसका मैं बता देता हूँ, ये है कि बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है। ठीक है, और ये है क्या नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चा क्या हेल्प के द्वारा कर सकता है, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि अगर बच्चे को कुछ हेल्प दिया जाए तो वो बच्चा कुछ कर सकता है। ये बहुत ही ईजी है और इसे सिंपल वे में समझिए कि बच्चा को कोई हेल्प चाहिए और वो करने सक गया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। ठीक है, अगर बच्चा कोई कार्य हेल्प से करता है तो। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अगर कोई बच्चा हेल्प से कर रहा है तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। अब हम देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकास होता है? तो जब बच्चा परिकल्पना करने सीख जाए और कल्पना करके कोई अगर समस्या का समाधान करता है। जैसे मैं अगर बताऊं कि डायनासोर बहुत बड़े होते थे, डायनासोर के ये काम करते थे, बहुत डेंजरस होते थे, तो बच्चा वो कल्पना करने लग जाएगा कि बहुत बड़ा होता था, ऐसा होता था, वो ऐसा दिखता होगा। तो इस टाइप का जब बच्चा कल्पना करने लग जाए और कल्पना करके कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं अमूर्त। जो मूर्त, जो दिखाई नहीं दे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जब कल्पना की बात आएगी तो अब आप अमूर्त में जाएंगे। और जब बच्चे को कोई चीज़ को छू सकता है, देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है, तो वो कॉन्क्रीट में आता है, वो मूर्त में आता है। तो मूर्त और अमूर्त में आपको डिफरेंस समझना है। जब बच्चा कल्पना करेगा तो वो अमूर्त में आएगा, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कल्पना करके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। अब देखते हैं हम, किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये आपको जब भी समाज और संस्कृति से बच्चों को जोड़ा जाएगा तो आप लेव वागोस्की का आप नाम लेंगे। इसका आंसर होगा 3, क्योंकि मैं इन्हें दिखाता हूँ। इनका जो सिद्धांत था यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। वो इनका जो सिद्धांत था ये है लेव वागोस्की। ये रूस के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते थे और इन्होंने बहुत अच्छी खोज की थी। और इनका मानना ये था कि लेव वागोस्की एक मौलिक रूसी वैज्ञानिक थे जो कि अपना सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए सबसे अच्छा जाना जाता था। और उनका मानना ये था कि बच्चों की पढ़ाई में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में सामाजिक संपर्क, देखिए एक महत्वपूर्ण, इस तरह बच्चों को सामाजिक संपर्क माध्यम से बच्चों को सीखने की एक सतत प्रक्रिया का माध्यम से जाना जाता है। यानी कि आप देखिए, आप बच्चे
समाज और संस्कृति से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो बच्चों को जब भी समाज और संस्कृति से जोड़ा जाएगा, समाज और संस्कृति से जोड़ा जाएगा, तो आप हमेशा वाइगोस्की को लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि बच्चे अगर समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लेव वाइगोस्की द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहित निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो बच्चा अगर 6 से 8 का है तो उसका एज 12-13 होगा, और 12-13 होगा यानी कि वो फॉर्मल स्टेज में होगा, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यहाँ हम लोग को चलना है। तो वो कल्पना कर सकता है या कुछ और भी कर सकता है। अब देखते हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना नहीं, हम किसी को हतोत्साहित नहीं करेंगे। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके तर्क के आधार पर समाधान की आवश्यकता हो। हाँ, जिसमें बच्चा तर्क दे सके, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कल्पना कर सकता है, और कल्पना करता है तो वो तर्क देता है, ठीक है। तो वो बच्चा तर्क दे के अब आंसर दे सकता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, क्योंकि वो अब फॉर्मल स्टेज में है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती है? एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसे 8 बुद्धि दिए थे। 8 बुद्धि जो एक, जैसे ये म्यूजिक में अच्छा है, ये पेंटिंग में अच्छा है, ये मैथ में अच्छा है, तो ऐसे बहुत सारे बुद्धि होंगे और वो अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है तो वो तर्क अच्छा देगा, वो लॉजिक अच्छा देगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर आदमी गणित में अच्छा है तो उसका आवाज़ अच्छा होगा, नहीं, आवाज़ उसका अच्छा होगा जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, जो म्यूजिक की कला जानता होगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई आदमी गणित में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी पेंटिंग अच्छी हो, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति गणित में अच्छा हो तो उसका जो तर्क देने का क्षमता है, जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो ज़्यादा अच्छा होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए मेरा चौथा है, पैटर्न खोजने की एवं तर्क लंबी सीखना, हल करने की क्षमता में संवेदनशीलता, यानी कि वो कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता है और वो तर्क दे सकता है, वो कोई पैटर्न खोज सकता है, ठीक है। इस टाइप की उसकी क्षमता होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चे आदत, कौशल, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उनमें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे हम क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण का मतलब ही होता है कि आप समाज में रहने लायक बन जाएं, एक आप अच्छे कौशल चुने, एक आदत चुने, एक अभिप्रेरणा और एक जिम्मेदार और एक क्रियाशील व्यक्ति बने, तो उसे हम समाज कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो आपका विकास होगा वो आपकी आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का पारस्परिक संबंध होगा, तब वो विकास अच्छे से होगा और उसे हम पूर्ण विकास कहते हैं। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव को विकसित प्रभाव करता है। तो ये मेरा आंसर होगा, मेरा चौथा आंसर होगा, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा है, क्रिएटिव कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो इसमें क्या होंगे? बच्चे पूरे एक्टिव होंगे और बच्चे अपने ज्ञान की संरचना खुद करेंगे, ठीक है। टीचर सिर्फ उसको गाइड करेंगे, ठीक है। टीचर को सब चीज़ पढ़ाना और सब चीज़ सिखाना नहीं, टीचर सिर्फ एज अ गाइडर वहाँ पे रहेंगे, टीचर सिर्फ सपोर्ट करेंगे और बच्चे ज्ञान की संरचना खुद करेंगे। तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। हाँ, यह एक प्रगतिशील कक्षा की निशानी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत मतलब होता है कंटिन्यू और समग्र मतलब होता है कुछ बड़ा, व्यापक।
तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसमें होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये होता है सबमेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट दोनों मिला के फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब होता है जब आप कोई सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया और आपने उसका जस्ट तुरंत बाद टेस्ट ले लिया, ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेटिव। सबमेटिव मतलब होता है जब आप जब पूरे साल के लास्ट में एग्ज़ाम लेते हैं तो उसे हम सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और आपको जब एक सतत और समग्र में दोनों आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, क्योंकि जब आप एक समग्र मूल्यांकन करते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें आपको बच्चों की सभी तरह से मूल्यांकन करनी होगी। आपको प्रैक्टिकल लेना होगा, वाइवा लेना होगा, बच्चों का खेल कूद देखना होगा, बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बच्चे क्लास में कैसा बिहेव करते हैं, एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस है, बच्चे सबमेटिव असेसमेंट में कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो सभी तरह का एक आकलन जो होगा उसे हम समग्र एवं सतत मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ पे मेरा चौथा आंसर होगा, विभिन्न प्रकार की रणनीति का उपयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संज्ञानात्मक आकलन का प्रयोग करना, मतलब सभी तरह का रणनीति आपको अपनाना होगा, सभी तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी। आपको वाइवा लेना होगा, प्रैक्टिकल लेना होगा, बच्चों को खेल कूद, उनका बिहेवियर, उनका परफॉर्मेंस, उनका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस है, तो सभी हिसाब से आपको देख के उनका आकलन करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप पेन और पेपर से आकलन कर लिए हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों, जिसमें कम क्षमता वाले भी बच्चे होंगे, अधिक क्षमता वाले भी बच्चे होंगे, कोई ऐसे होंगे जिसको किसी तरह की परेशानी हो, ठीक है, कोई देखने में सक्षम नहीं होंगे। तो समावेशी कक्षा में हमें ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा की अलग अलग योग्यता है और वो लोग अलग अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा में अपनी योग्यता एवं अपने शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हर बच्चे में एक अलग अपना टैलेंट होता है, हर एक बच्चा अपने आप में एक स्पेशल होता है, तो उसे उसी के तरीके से सीखनी चाहिए और हमें ये विश्वास करना चाहिए कि सभी की अपनी अपनी योग्यता है। अब चलते हैं अपने, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और अगले की मैं ये 1 to 15 इसमें करा रहा हूँ और 16 to 30 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, शब्दावली कम है, उसे लिखने में भी प्रॉब्लम है और पढ़े हुए पाठ को समझने में, याद करने या कुछ में कठिनाई आ रही है। तो आपने देखा होगा तारे ज़मीं पे सेम बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होता था, वो 100 को वाज लिखता था, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो उससे क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिकतम अक्षमता वाले विद्यार्थी की निशानी है ये, ठीक है। तो आप इसको जानना होगा, डायलेक्सिया ये है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा पूरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे देखते रहिए। धन्यवाद।